अभी परीक्षा मंथन की भाग 2 की सीरीज आई है जो 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए कारगर है। करंट अफेयर्स मॉडल प्रश्न पत्र इसमें शामिल हैं। खास करके बिहार वन लाइनर, बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और जो है 64वीं बीपीएससी प्री का साथ साथ जो है इसमें पूरा प्रश्न पत्र जो है हल किया हुआ है। मॉडल सेट भी 5 दिया हुआ है, इसलिए ये बुक जो है आपको कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा। 120 रुपये जो है इसका बाजार रेट पटना में है। आपको हो सकता है अलग अलग शहर में 5-10 रुपये का अंतर पड़े। 180 रुपये की प्रिंटिंग है। इसको बुक को जरूर बार बार पढ़ें। मुझे यकीन है कि इससे प्रश्न पत्र लगातार आते रहेंगे। इसकी सीरीज लगातार चलती रहेगी। आज जो है इसका जो विशेष आकर्षण क्षेत्र है बिहार वन लाइनर करंट अफेयर्स 2021-22 दिया हुआ है। बिहार बजट से रिलेटेड जो 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं वो है। आर्थिक सर्वेक्षण है। हल प्रश्न पत्र में 64वीं बीपीएससी है। 64वीं बीपीएससी का तो प्रश्न मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये सारे के सारे आपको बार बार देखने हैं। बिहार वन लाइनर करंट हो गया कि बिहार बजट हो गया कि आर्थिक सर्वेक्षण हो गया कि 64वीं का हल प्रश्न पत्र हो गया। नए जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी यह कारगर रहेगी। और नवीनतम जो ढांचा है जहां राष्ट्रीय से पूछता है, अंतर्राष्ट्रीय से पूछता है, यानी आईआर और नेशनल न्यूज यानी इंटरनेशनल रिलेशन और नेशनल न्यूज, जिसकी वीडियो मैं पहले भी ला चुका हूं आप लोगों के सामने। अर्थव्यवस्था, विधि एवं न्याय, योजना, परियोजना, इन सभी सेक्टरों से प्रश्न सीधे तौर पर रहते हैं। और प्रश्न की क्वालिटी जो होती है वो ये मत समझिएगा कि केवल जो है आपसे यही पूछा जाएगा कि अभी भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो ऐसा टाइप का प्रश्न अब जो है एक आध रहता है या 2, 4, 10, 5 रहता है। उससे आपको मूल्यांकन नहीं करना है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में विभिन्न मुद्दे हैं जिन्हें मैं अभी लेकर कुछ देर में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो ये जो है ये देखते चलिए और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स यहाँ शुरू होता है। ठीक है, मैं प्रश्न पत्र के साथ आप लोग के सामने आता हूँ। देखिए क्या है। तो पहला है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में गांव सुरक्षा योजना के बारे में जानिए। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर के गांवों के निवासियों के लिए स्थानीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए गांव सुरक्षा समूह के गठन की मंजूरी दी है। सीधे तौर पर प्रश्न आ सकते हैं कि गांव सुरक्षा समूह का कहाँ गठन किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में। किसके ध्येय से किया गया है, तो स्थानीय सुरक्षा के ध्येय से। इसमें ज़्यादातर चीज़ पढ़ने का नहीं है चूँकि मेंस को भी ध्यान में रखा गया है, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, ठीक। तो VDG जो है जिसको विलेज डिफेंस ग्रुप या गांव सुरक्षा समूह आप कह रहे हैं, तो इसमें क्या है कि यह स्थानीय पुलिस बल की उपस्थिति को कम करेगी, जिससे सरकार का लोड जो है घटेगा। और दूसरा क्या है, स्थानीय स्तर पर लोग जो रहेंगे इससे विश्वसनीयता की भावना बढ़ेगी। VDG के में समान रैंक के 8 से 10 सदस्य होंगे। पूछ सकता है कि अभी जो कश्मीर में VDG यानी गांव का जो सुरक्षा समिति बनाई गई उसमें कितने सदस्य हैं, तो 8 से 10 सदस्य हैं। यह आपको जानना जरूरी है। और वहाँ होने वाली जो छोटी स्तर पर आतंकवादी गतिविधियाँ हैं इसकी जानकारी वो देने में सक्षम होंगे। ठीक है। सागर परिक्रमा कार्यक्रम, हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया है, मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव, जानते हैं कि 75वां आज़ादी का वर्षगांठ है, इसके अमृत महोत्सव पर हर सेक्टर में जो है भारत सरकार कुछ न कुछ स्कीम ला रही है। तो एक भाग के रूप में सागर परिक्रमा शुरू कर रही है। कहेगा कि सागर परिक्रमा का संबंध किससे है, तो मत्स्य पालन। इसका जो है कौन कौन नोडल एजेंसी मंत्रालय है, तो पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे इससे जुड़े तथ्य हैं कि इस कार्यक्रम का आयोजन मत्स्य पालन विभाग, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, तटरक्षक, कोस्टल फोर्स जो है, मत्स्य सर्वेक्षण, गुजरात समुद्री बोर्ड, मछुआरों के प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विदित हो कि यह एक नेविगेशन यात्रा है जो कि अभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जो तटों से लगते हैं, ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश जो तटों से लगते हैं, कि सभी मछुआरे, किसान तथा अन्य हितधारक एकता दिखाने के पूर्व निर्धारित समुद्री मार्ग पर की जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। पढ़ें भारत अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। चूंकि जनवरी, फरवरी, मार्च का न्यूज़ तो कम से कम जरूर पूछा जाएगा। तो 1 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पढ़ें भारत नामक 100 दिवसीय पठन अभियान की शुरुआत की है, जिसका समापन 10 अप्रैल 2022 को होगा। ये डेट भी पूछा जा सकता है, चूँकि जब आप जानते हैं कि 65वीं या 66वीं बीपीएससी में राज्यसभा में कब पास हुआ था, ऐसा तिथि पूछा जा सकता है। तो हो सकता है इस तरह की भी तिथि है, आपको ध्यान रखना है, रटना नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि यह अभियान रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच शब्दावली के साथ साथ लिखित,
मौखिक रूप की क्षमता को विकसित करेगा। उल्लेखनीय है कि 100 दिन तक जो ये अभियान चलेगा, इसमें बच्चों की शैक्षणिक, प्रशासनिक और माता पिता, समुदाय, राष्ट्रीय स्तर पर हितधारकों की भागीदारी को शामिल करेगा। तो इसमें ये सब कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसका जो है प्री के लायक इसमें आपको ध्यान देना है। ठीक है। गौरतलब है कि यह अभियान मातृभाषा, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा जैसी भारतीय भाषाओं पर भी केंद्रित करेगा। इसके लक्ष्य अनुरूप जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में एकीकृत किया गया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। भारत में बच्चों और उनकी मातृभाषा स्थानीय भाषा में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, और इस दिन में कहानी पढ़ो अपनी भाषा में गतिविधियों को भी बढ़ाया जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि कहानी पढ़ो अपनी भाषा में गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, यानी कहानी को रोचक बनने के लिए पढ़ें भारत अभियान के अंतर्गत ही ये लक्ष्य रखा गया। चलते हैं आगे। आगे है आपका टॉपिक सामरिक पेट्रोलियम भंडार के इस्तेमाल का फैसला। तो भारत ने क्या किया है कि अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार, जिसको SPR कहते हैं आप, में 5 मिलियन बैरल तेल इस्तेमाल करने का फैसला किया है। यह फैसला ओपेक प्लस में ओपेक के अलावा अन्य देश भी कुछ शामिल है जो पेट्रोलियम से रिलेटेड है, देश के तेल उत्पादन को कम करने के फैसले का विरोध किया है। तो याद रखिएगा कि अभी जो है हाल फिलहाल में हर देश अपना पेट्रोलियम रिजर्व रख रहा है, उसी को चलते हुए यह बहुत ज़्यादा जो है भारत सरकार इस पर सजग हुई है और सामरिक पेट्रोलियम भंडार के इस्तेमाल का फैसला किया है। चूँकि बहुत ज़्यादा लगातार तेल का इस्तेमाल के कारण ओपेक देश जो है तेल का उत्पादन कम करने का फैसला के विरोध में है, इसके चलते यह विवाद बढ़ा है। ठीक है। आगे है, देश द्वारा अपने रणनीतिक भंडार से तेल के इस्तेमाल करने के कारण 2016 में ओपेक प्लस समूहों में के देश में रूस के नेतृत्व में 10 अन्य देशों के साथ मिलकर अपने तेल उत्पादन को निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसका उद्देश्य तेल की मांग की अपेक्षा आपूर्ति को कम करके तेल की कीमतों में वृद्धि लाना है। ठीक है। चलिए, ऐसा जान के भी किया जाता है ताकि मार्केट में तेल का रेट जो लगातार गिरता है उसका रेट चढ़े, और जो ओपेक प्लस देश या तेल आपूर्ति निर्यातक देश जितने हैं उनको फ़ायदा हो। इसके विरोध में कौन कौन देश आया है? तो अमेरिका आया है, भारत आया है, चाइना आया है। चूँकि ये सब अमेरिकी अर्थव्यवस्था विकसित जरूर है, लेकिन इसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ का सबसे बड़ा स्रोत जो है पेट्रोलियम है। भारत तो विकासशील देश है, बिना पेट्रोल का इसका हो नहीं सकता। और पेट्रोल का दाम बढ़ने का अर्थ है कि यहाँ बहुत ज़्यादा तबाही मचना, आंतरिक सरकार में भी अशांति हो सकती है। चीन तो बहुत बड़ी जनसंख्या का क्षेत्र है, जापान पर भी असर पड़ सकता है, दक्षिण कोरिया भी पड़ सकता है। और जो ये सारे देश हैं अपने तेल भंडार में तेल इस्तेमाल करने का फैसला, मतलब सबको स्टोर रखता है। और भारत में मथुरा में जो है आपको पता होगा कि तेल स्टोर के लिए एक भारत सरकार जो है क्या बना के रखी है? तो भारत सरकार ने सामरिक पेट्रोलियम भंडार बना कर रखी है। चलते हैं आगे के पेज पर। SPR के विषय में देखिए आगामी क्या जानकारी है। SPR कच्चे तेल का एक विशाल भंडार है, जिसको ब्रंट क्रूड ऑयल भी आप लोग कहते हैं, जो मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति व्यवधानों के प्रभाव को कम करने हेतु किया जाता है। ठीक है। तो अर्थात आपको जो अचानक कोई देश अगर आपकी आपूर्ति बंद कर देगा तो आपके देश का तो सारा संचालन बिगड़ जाएगा। इसी स्थिति में SPR हर देश अपने पास रखते हैं। भारत में सामरिक कच्चे तेल के भंडारण की सुविधा का निर्माण कार्य प्रबंधन भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड का। ये पूछा जा सकता है कि भारत में सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड का जो है काम कौन करती है? सामरिक पेट्रोलियम का कौन लिमिट करती है, मतलब सुरक्षा देती है, प्रबंधन करती है? तो भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है कि इसमें अब वैसा कुछ नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के तहत तेल उद्योग बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। ये भी पूछा जा सकता है कि गैस मंत्रालय के तहत जो है तेल उद्योग बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यह संस्था है। ठीक है। भारत में सामरिक पेट्रोलियम भंडार, ठीक है। अब देखिए क्या है इसके विषय में दिया हुआ है। ठीक। कार्यक्रम के पहले चरण में भारत सरकार 3 स्थानों पर जो है 5.33 मीट्रिक टन के साथ कुल क्षमता के सामरिक पेट्रोलियम उत्पादन की सुविधाएं स्थापित कर रही है। नया बना रहा है, ध्यान रखिएगा। विशाखापट्टनम में 1.33 मीट्रिक टन को लाया जा रहा है, मतलब के साथ उपयोगिता के साथ लाया जा रहा है। मंगलौर में 1.5 मीट्रिक टन है। ठीक। इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में उड़ीसा का जो चांडी खोल है वहाँ 4 मीट्रिक टन, कर्नाटक के पडूर में 2.5 मीट्रिक टन, और कुल जो क्षमता है 4 2 6 जोड़ेगा 6.5 मीट्रिक टन जो है हो जाएगा। वाणिज्यिक सह राजनीतिक इकाइयाँ स्थापित की जाएगी, इसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। ठीक है। तो इसमें केवल यही ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ ये दो नया खुल रहा है। इस दोनों से प्रश्न सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं। ठीक। पूछा जाएगा कि पेट्रोलियम का जो है ये मतलब सामरिक भंडार भारत सरकार कहाँ खोलने का फैसला ले रही है? तो कहिएगा विशाखापट्टनम और मंगलौर में। ठीक। इसके अलावा उड़ीसा के चांडीखोल में, ठीक,
कर्नाटक के पुडूर में 6.5 मिलियन टन खोल रही है। 3 स्थान पर विशेषकर भारत सरकार ध्यान दे रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, भारत द्वारा वैक्सीन निर्यात। तो जानते हैं कि कोविड की जो विपरीत परिस्थितियां थी, इसमें भारत ने अपने पड़ोसी देशों साथ साथ ईरान, बांग्लादेश, नेपाल जो है, इस सब को जो है वैक्सीन मुहैया कराया दिया है। तो भारत ने कोविड-19 के टीकों को निर्यात करने के सीमित तरीके से फिर से शुरू कर दिए हैं। पहली खेप में ईरान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार को भेजा जा रहा है। लगभग 6 महीने के अंतराल के बाद वैक्सीन निर्यात को फिर से बहाल किया गया। चूंकि शॉर्टेज हो गया था, इसके चलते भारत सरकार कुछ दिन के लिए रुक गई थी। हालांकि निर्यात किए जाने वाले टीकों की मात्रा पर सरकार हर महीने फैसला करेगी, क्योंकि ये देखा जाएगा कि पहले देश की आंतरिक स्थिति में वैक्सीन उपलब्ध है या नहीं। उसकी उपलब्धता में दिया जा रहा है कि ताकि उसकी उपलब्धता में कोई कमी ना हो। कमी नहीं होने की सुनिश्चित जब तक नहीं किया जाएगा तब तक नहीं किया जाएगा, ऐसा ठीक ना। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के पास सीमित 22.72 करोड़ का जो है ये अभी वैक्सीन अधिक बचा हुआ है, जो कि उपयुक्त डोज है, और टीकों का उत्पादन बढ़ा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। चलते हैं आगे। दिया हुआ कि ईरान उन पहले देशों में से एक है जिसने हैदराबाद स्थित बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन टीका, आप जानते हैं कि भारतीय बायोटेक लिमिटेड जो है यह कोवैक्सीन टीके का निर्माण कर रही है, 10 लाख खुराक प्राप्त किया है। कोवैक्सीन वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त टीकों में से एक है, जिसे आपातकालीन उपयोग की सूचीकरण स्थिति प्रदान की गई है। ठीक है। भारत ने जनवरी 2021 में अपना घरेलू टीकाकरण कार्यक्रम जो है वो शुरू किया है, जिसके बाद उसने जनवरी और अप्रैल 2021, यहाँ ध्यान देना है, ठीक, अप्रैल 2021 में करीब 95 देशों, ये ध्यान रखना है आंकड़ा, ये पूछेगा टीकाकरण में कितने देशों को टीका खुराक दिया है, तो 95 देशों को अनुदान और वाणिज्यिक निर्यात भेजना शुरू कर दिया। इससे भारत को पैसा जरूर आएगा। साथ साथ अन्य जो पड़ोस के देश हैं जिनके लिए वैक्सीन मतलब व्यापक स्तर पर जो है कोरोना का स्थिति खराब होते जा रहा है, उसमें ये कहीं ना कहीं कारगर होगा। कुल मिलाकर भारत ने वैक्सीन की 66 मिलियन से अधिक खुराकें भेजी है, परंतु भारत ने इस साल अप्रैल में देश के कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण टीकों का निर्यात बंद कर दिया है। तो ये तो वाजिब बात है, पहले देश की आंतरिक स्थिति को सुधारना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स से एक प्रश्न जरूर रहने की संभावना होती है, तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इस पर ध्यान देना है। नवंबर 2021 में क्या हुआ कि नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया, जिसमें बिहार, झारखंड, यूपी ये सब जो है सबसे गरीब राज्य बना है। ठीक, इस सूचकांक में जो है 51.91% बिहार, झारखंड का जो है 42.16%, ठीक, और उत्तर प्रदेश का 37.79% आबादी जो है गरीब है, यानी हर दूसरा आदमी बिहार में जो है क्या है, गरीब है। ठीक ना, यह ध्यान रखना है। चलिए, सूचकांक के चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश, यानी पूछेगा क्रम वाइज पूछ देता है, तो सूचकांक में चौथा स्थान पर कौन है, MP, ध्यान रखना है। सूचकांक पर चौथे स्थान में कौन सा है, MP। ठीक, तो यह ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में गरीबी होने का मुख्य वजह है कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल का एरिया है वह ज़्यादा गरीब है, जिसकी सीमा बिहार या मध्य प्रदेश से लगती है। जो पश्चिम का इलाका है वो ज़्यादा संपन्न है, चूँकि वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसलिए गरीबी जो है उतने बड़े राज्य होने के बावजूद भी वहाँ क्या है, कम है अपेक्षाकृत। लेकिन फिर भी गरीबी के सूचकांक में टॉप 4 राज्यों में से जरूर उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, अंतिम से। ठीक है, चलते हैं। केरल में जो है मात्र 0.71 सबसे अच्छा स्थिति है केरल का, ध्यान रखिएगा। केरल में कितना, 0.71। ठीक, चलिए, गोवा में कितना है, तो गोवा में याद रखिएगा कि गोवा में जो है यह 3.76 है, सिक्किम 3.82, तमिलनाडु 4.89, पंजाब में 5.59 के साथ। ठीक, ये सब सबसे कम गरीब में आते हैं। तो याद रखेगा, कहेगा कि बहुआयामी सूचकांक जो नीति आयोग द्वारा किया गया जारी, इसमें सबसे कम कौन है, केरल, इसका अंक कितना 0.71% है। वह दूसरे स्थान पर कौन है, तो कहेगा तो गोवा, तीसरे पर पूर्वोत्तर का राज्य है सिक्किम। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, पूर्वोत्तर की लगातार स्थिति खराब रहती थी, पर सिक्किम का जो है आंकड़ा ये बताता है कि गरीबी का स्तर धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की एक पहल है, याद रखिएगा। ये पूछा जाता है कि मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो है
राष्ट्रीय स्तर पर जो गरीबी सूचकांक है वो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित विश्व स्तरीय पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। अब देखिएगा इसमें क्या क्या शामिल होता है, ये ध्यान देना है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मुख्य रूप से परिवार की आर्थिक स्थिति, ठीक, एक परिवार की आर्थिक स्थिति और अभाव का आकलन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 3 आयाम पर विशेषकर जोर दिया जाता है। ये पूछेगा कि मल्टी पॉवर्टी डायमेंशनल इंडेक्स में क्या क्या मूल चीज़ है, तो स्वास्थ्य रहता है पहला, दूसरा शिक्षा, तीसरा जीवन स्तर, ठीक ना। ये तीनों चीज़ पर ध्यान देना है कि गरीबी इंडेक्स का ये 3 मूल घटक माना जाता है, ठीक है। विदित हो कि इन तीनों आयामों में 12 संकेतकों, इन तीनों आयामों में कितने संकेतकों, 12 इंडिकेटर्स का यूज किया गया है। पोषण, बाल विकास, किशोर मृत्यु दर, प्रसव पूर्व देखभाल, स्कूली शिक्षा, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने के ईंधन और स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाता। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि गरीबी के लिए 12 इंडिकेटर में सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि पोषण से सबसे पहले पता लगेगा कि गरीबी, बाल पोषण आपको बताता है कि गरीबी का क्या स्तर है। अगर कोई आदमी किशोर अवस्था में मर जा रहा है यानी पोषण के अभाव के कारण या किसी अन्य बीमारी के कारण, तो ये भी बताता है। तीसरा, अगर प्रसव के पूर्व जो है वह देखभाल बढ़िया नहीं है तो वह गरीबी स्थिति में है। स्कूली शिक्षा की स्थिति कैसी है, अगर स्कूली शिक्षा में केवल नामजद है या उपस्थिति अटेंडेंस भी हो रहा है, खाना पकाने का ईंधन कैसे कितना उपलब्ध है, स्वच्छता या पीने का पानी कितना उपलब्ध है, ठीक, बिजली, आवास, ये सब पर ध्यान दिया जाता है। बैंक खाता कितना है, ठीक, सरकारी कितना योजना का लाभ मिल पा रहा है, ये सब शामिल होते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक में, ठीक है। आगे चलिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में बिहार पूछा जा रहा है, हो सकता है इससे एक आध प्रश्न आ जाए। नवंबर 2021 में क्या हुआ, नीति आयोग द्वारा जारी जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है 2021 में बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य सूचित किया गया, ठीक है। अब आगे की विदित हो कि इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 51.91% आबादी गरीब है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, हर दूसरा आदमी बिहार में क्या है, गरीब है। वहीं केरल जो है मात्र 0.71% जनसंख्या के साथ सबसे कम गरीब है, ठीक ना। आगे दिया कि बिहार की 51.88% जनसंख्या देश में सर्वाधिक कुपोषण का शिकार है। देखिए कितना बुरा स्थिति है बिहार का, कुपोषण का शिकार है। नीतीश कुमार हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले पाई है। लेकिन पैकेज इससे बढ़ेगा और बिहार का विकास होगा। वहीं सिक्किम देश का सबसे कम कुपोषित राज्य। अगर पूछेगा कि कुपोषण में क्या स्थिति है, तो बिहार याद रखिएगा गरीबी में भी आगे है, कुपोषण में भी बेकार स्थिति है बिहार की, ठीक है। तो सिक्किम का क्या है, सबसे कम है, याद रखिएगा। केरल से भी कम कुपोषित है सिक्किम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ये 5वीं रिपोर्ट है, 19-20 में आई है, याद रखिएगा कि अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की मात्र 3.7% जनसंख्या बिजली की पहुंच से दूर है। यह बहुत बड़ी बात है। बिजली के स्तर में बिहार में व्यापक सुधार देखने को मिला है और 3.7% जनसंख्या ही मात्रा बिजली से दूर है। ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार या अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में बिजली के लिए अब कितनी प्रतिशत जनसंख्या अछूती रही है या चूक गई है, तो 3.7% जनसंख्या, ठीक है। बहुआयामी सूचकांक में बिहार को 0.265 स्कोर प्राप्त हुआ है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में MPI यानी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में स्कोर 0.286 है। याद रखिए शहरी और ग्रामीण दोनों को मिलाकर के औसत निकाला जाता है और शहरी क्षेत्र में 0.117 है, यानी ग्रामीण क्षेत्र की ज़्यादा स्थिति बदतर है अपेक्षाकृत शहरी से, जो बताता है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में अधिक गरीबी है, ठीक है। चलिए, ध्यातव्य है कि ये जिला पूछा जा सकता है। ध्यातव्य है कि किशनगंज जिला बिहार का सबसे गरीब जिला है, जहाँ के 64.75% जनसंख्या गरीब है, ठीक ना। वहीं अररिया में 64.65, मधेपुरा में 64.35, पूर्वी चंपारण की भी स्थिति कोई खासी अच्छी नहीं है, 64.13, सुपौल 64.10 सर्वाधिक गरीब जिले हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। बिहार में पटना बिहार का सबसे गरीब जिला, सबसे कम गरीब जिला, याद रखिएगा। पटना की सबसे सुदृढ़ स्थिति मानी जाती है। यहाँ की मात्र लगभग 30% जनसंख्या या 29.2 कह सकते हैं आप जनसंख्या जो है गरीब है। वहीं भोजपुर 40.50, सिवान 40.55, रोहतास 40.74, मुंगेर जो है 40.99 के साथ सबसे कम गरीब जिले में आते हैं, ठीक है। अब देखिए सतत विकास लक्ष्य, जिसको SDG शहरी सूचकांक कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो है ये शहरी सूचकांक है। 23 नवंबर 2021 को जो है भारत जर्मनी के सहयोग से नीति आयोग ने
क्या किया, सतत विकास लक्ष्य शुरू किए। याद रखिएगा, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में संयुक्त राष्ट्र संघ मिली हुई थी और ऑक्सफोर्ड संस्था थी, और इसमें कौन है, जर्मनी के सहयोग से एसडीजी जो है भारत तैयार किया है। शहरी सूचकांक डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया है। अब इसके अंतर्गत पढ़ते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ है। यह सूचकांक शून्य भूख, ठीक, जीरो हंगरनेस, गरीबी समाप्त करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, लैंगिक समानता जैसे लक्ष्यों में 77 लक्ष्य है। याद रखिएगा, एसडीजी के अंतर्गत कितना है, 77 संकेत है, और 56 शहरी क्षेत्रों को रैंक को दर्शाता है, यानी 56 जो है शहरी क्षेत्र में रैंकिंग करेगा और 77 जो है ओवरऑल है। ठीक है, सूचकांक और डैशबोर्ड जो है नीति आयोग और जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी में पहले भी बता चुका हूँ, ठीक, के बीच सहयोग का परिणाम ये पूछा जा सकता है सीधे तौर पर प्रश्न जो है कि मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये किसके सहयोग से किया जा रहा है, नीति आयोग के साथ कौन है, जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी GIZ है। ठीक है, चलिए अब है रैंकिंग स्केल, 1 से 100 तक पैमाना है। ठीक, 100 तक के स्कोर का अर्थ है कि शहरी क्षेत्र, 100 तक के स्कोर का अर्थ है कि शहरी क्षेत्र ने 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। शून्य का अर्थ है कि शहरी क्षेत्र में लक्ष्यों को प्राप्त करने से काफ़ी दूर है। तो याद रखिएगा, 0 जो है ये मिनिमम माप है और 100 जो है ये मैक्सिमम माप है। ठीक है, चलते हैं। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में देखिए कौन कौन है। ठीक, शिमला, कोयंबटूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, याद रखिएगा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत जो है 5 टॉप राज्य पूछेगा निम्नलिखित में से, या क्रम दे देगा बीपीएससी में सजाने में, या पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन शामिल है, एक से ज़्यादा रहेगा तो इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक होगा तो याद रखना है शिमला, ठीक, और कोयंबटूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम और कोच्चि। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले में कौन कौन है, तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में धनबाद, ठीक, मेरठ, ईटानगर, गुवाहाटी और अपना पटना 5वें स्थान पर आता है। एसडीजी में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके सबसे खराब स्थिति धनबाद की आएगी। यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है बहुत सारी कंपटीशन परीक्षा में। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक 2021, सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक 2021 में बिहार जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी जो सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक बिहार की राजधानी पटना और 56 शहरों को मिलाकर के पटना को जो है 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, 56 शहर में, और पटना को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया, 50 से 64 को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया, पटना भी इसमें है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है कि उल्लेखनीय है कि नीति आयोग द्वारा पहली बार सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत शहरी इंडेक्स जारी किया गया। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर पूछेगा नीति आयोग द्वारा कौन सा इंडेक्स जारी किया गया इस बार पहली बार, तो यही है। ठीक है, इंडेक्स में देश के 56 नगरीय क्षेत्रों में 77 सूचकांक प्राप्त की गई है। प्रगति के आधार पर रैंकिंग दी गई है, जिसमें सर्वाधिक 75.5 अंक प्राप्त कर शिमला प्रथम रैंक पर है। इस सूचकांक में पटना को कुल 57.29 स्कोर प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, 2 प्रश्न पूछा जा सकता है। एक पहला तो है शिमला के विषय में पूछा जा सकता है, ठीक, कि पहले स्थान पर कौन रहा 56 शहरों की सूची में, शिमला, और कहेगा कि इस सूची में पटना को कुल कितना अंक प्राप्त हुआ है, 57। ठीक है, चलिए, उल्लेखनीय कि शहरों को कुल 4 श्रेणी में बांटा गया है। कितने श्रेणी में बांटा गया, 4 में। पहला है अचीवर, जिसको 100 अंक के अंतर्गत रखा गया। दूसरा है फ्रंट रनर, ठीक, 65 से 99, और अपना पटना जो है ये परफॉर्मर में है। किस में है, परफॉर्मर में। ठीक, चौथा जो है एक्सपेरिमेंट, अर्थात जिसकी स्थिति बुरी है वहाँ पर शोध करने की ज़रूरत है, तो 0 से 49 अंक तक वाले को इसमें शामिल किया गया है। तो पूछेगा कि इस बार जो मतलब शहरी सूचकांक तैयार किया गया इसमें कितने श्रेणी में बटा हुआ है, तो 4 में। ठीक, पटना किस श्रेणी में आता है, तो परफॉर्मर श्रेणी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सतत विकास लक्ष्य SDG 1, जिसमें शून्य गरीबी का लक्ष्य जो है की प्राप्ति के मामले में पटना को केवल 45 स्कोर प्राप्त हुआ है, जबकि SDG लक्ष्य में 8 लक्ष्यों को प्राप्त करने के मामले में पटना का सबसे खराब प्रदर्शन केवल मात्र 17 स्कोर रहा है। ठीक ना, SDG सतत उपभोग और उत्पादन प्रतिरूप सुनिश्चित करना को प्राप्त करने के मामले में पटना जो है सर्वश्रेष्ठ प्रवर्तन करते हुए 100 स्कोर प्राप्त किया है। याद रखिएगा, सतत उपभोग और उत्पादन प्रतिरूप सुनिश्चित करने के मामले में जो है पटना की बेहतर स्थिति है, 100 स्कोर प्राप्त किया है, और इसी के आधार पर जो है ये परफॉर्मर लिस्ट में आया है। ठीक है, चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, ठीक है, तो अब आइए इस पर।
20 नवंबर को क्या हुआ कि 20 नवंबर 2021 को केंद्रीय आवास मंत्री यानी हाउस होल्ड मिनिस्टर एंड अर्बन मिनिस्ट्री के द्वारा जो है क्या है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का रैंक जारी किया गया, जिसमें इंदौर एमपी का जो शहर है देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। जानते हैं कि अब लगातार इंदौर 2-3 बार से जो है पहला स्थान पर रह रहा है, और इस ओवरऑल राज्य में जो है पहला स्थान किसको मिला है? छत्तीसगढ़ राज्य को मिला है। तो याद रखिएगा स्वच्छता सर्वेक्षण में किसको पहला स्थान मिला है? छत्तीसगढ़ राज्य को। ठीक है, सीधे प्रश्न इस सबसे पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बार बार देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। इसकी एमसीक्यू सीरीज लास्ट में दी गई है, अगर आप ढंग से वीडियो को देखिएगा तो उसके सारे प्रश्नों को बना पाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विदित हो कि छावनी बोर्ड की श्रेणी में अहमदाबाद को प्रथम स्थान, ठीक, मेरठ को दूसरा स्थान, दिल्ली को तीसरा स्थान। तो अब ये पूछेगा छावनी बोर्ड क्या है, तो जो अंग्रेजों के समय या शेरशाह सूरी के समय जो नगर हथियार या मतलब स्पेशली फोर्टिफाइड होते थे उन्हें छावनी नगर कहा जाता था, उसी के तहत छावनी बोर्ड इसको बनाया गया, जिसमें दिल्ली, मेरठ, अहमदाबाद ये सब आते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र को दूसरा व मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, पश्चिम बंगाल अंतिम स्थान पर। ये देखिएगा, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंस हैं। राज्यों की श्रेणी में कहेगा तो किसको दूसरा स्थान? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को दूसरा, तीसरा मध्य प्रदेश को है, पश्चिम बंगाल अंतिम स्थान पर है। 1, 2, 3 जरूर पूछने की संभावना होती है, इसलिए बार बार वीडियो को देखिएगा। स्वच्छ गंगा शहरों में बनारस को पहला स्थान, किसको? बनारस को पहला। मुंगेर जो है अपना बिहार का वो दूसरा स्थान पर है, और पटना तीसरा स्थान पर है। याद रखिएगा, गंगा के शहरों की जब रैंकिंग हुई तो इसमें बनारस पहले स्थान पर रहा, मुंगेर दूसरे पर, पटना तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है।